नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट और बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षा देने के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने आज बयान देकर कहा कि दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या शरणार्थियों को अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरदीप पुरी के इस बयान से मचे बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट नहीं दिए जाएंगे, उन्हें शरणार्थी कैंपों में ही रखा जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के इस बयान पर आरएसएस समेत हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। मोदी सरकार के लिए उनके केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। हरदीप पुरी ने सुबह सुबह आरएसएस समेत सभी हिंदू संगठनों की चाय का मजा किरकिरा कर दिया। पुरी साहब ने पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए लिखा कि हमारा भारत देश हमेशा से शरणार्थियों का स्वागत करता रहा है। एक लैंडमार्क फैसला लिया गया है जिसके तहत अब रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रखा जाएगा। पुरी साहब ने दिल्ली पुलिस को भी टैग कर निर्देश देते हुए लिखा है कि इन्हें 24 घंटे बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर बीजेपी के ही नेताओं ने अपनी ही सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। आरएसएस भी इस फैसले से नाराज बताया जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने और रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने की व्यवस्था करने की मांग उठा दी है कि अपना धर्म और प्राण बचाने के लिए जो हिंदू पाकिस्तान से भागकर आए हैं, वो दिल्ली के मजनू टीले क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से वंचित नारकीय जीवन जीने के लिए वे मजबूर किए गए हैं। और दूसरी तरफ रोहिंग्यास को सुरक्षा, पक्का घर, बिजली, पानी, सब सुविधाएं दी जा रही हैं। हम इस निर्णय से असहमत हैं और भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और रोहिंग्यास को घर देने की बजाय उनको भारत से बाहर भेजने का अपना निश्चय, ये कार्यवाही में लाए। उधर आम आदमी पार्टी ने इस बयान को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सरकार सुरक्षा देने में नाकाम रही है, लेकिन चुनावी सियासत के चलते रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट, बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पुलिस सुरक्षा देने की भी बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारत ने 1991 के रिफ्यूजी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऐसे में मोदी सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर गुमराह कर रही है। रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट और सुविधाएं देने के मामले को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर हरदीप पुरी के बयान का खंडन किया है। गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि गृह मंत्रालय ने इन शरणार्थियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का कोई निर्देश नहीं दिया। उल्टे गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन शरणार्थियों को शिफ्ट करने की मांग की थी। गृह मंत्रालय का ये भी कहना है कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पार्टी ने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोहिंग्या को लेकर बयान भी सुनवाए, जो खुद वीएचपी ने अमित शाह को लोकसभा में 10 दिसंबर 2020 में उनका दिया बयान याद दिला। भारत के अंदर 1991 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहाँ पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम मान्यवर 1951 में यहाँ पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा है। बहरहाल हरदीप पुरी ने रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े ट्वीट को पीएमओ को टैग किया है। उससे नहीं लगता कि ये पुरी के मंत्रालय का एक तरफा फैसला है, लेकिन अचानक रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मोदी सरकार के उपजे प्रेम को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो रोहिंग्या को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा है, लेकिन कैसे बचा जाए, क्योंकि जिस
ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पर कोई बात उजागर होती है तो निश्चित तौर पर वो सार्वजनिक हो जाती है। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, इसको समझते हैं, क्योंकि राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर बीके त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, और नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शबनम पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये सार्वजनिक रूप से जब बातें सामने आती हैं, उसके बाद आप कितना भी डिनाई करते रहें, लोगों के गले नहीं उतरती हैं। सच्चाई कम से कम बयां करें तो लोगों को भी पता लगेगा कि हकीकत क्या है। शबनम जी, शबनम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? संपर्क टूट गया है उनसे। नितेश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश जी, जिस तरह की बातें आ रही हैं, खबर सामने आ रही है, सियासत हर चीज पर शुरू हो जाती है, कभी महंगाई पर, कभी रोहिंग्या पर, कभी धर्म के मामले को लेकर। तो यहां किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय तो मना कर रहा है कि हमारी तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना हमने ऐसा कोई आदेश जारी किया। मैं तो ये कहना चाहूंगा इसमें कि ये एक ऐसा चरित्र है भाजपा का जी, जो आज उनके ही मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी हमेशा से स्पष्ट करती आई है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की सबसे बड़ी देशद्रोह पार्टी है। वो कई तरीकों से, ये तो आज कुछ नहीं, ये तो एकमात्र उदाहरण है। इन्होंने आज तक सदन में दिए हुए बयान को मैं रिपीट करता हूँ, इनके पास एक भी ऐसा डाटा नहीं है, सदन में दिया हुआ बयान है कि जिसमें कि रोहिंग्या कितने भारत में रह रहे हैं, इसका कोई डाटा नहीं है। आज इन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनको फ्लैट दिए जाएंगे, सुरक्षा मुहैया कराई जाएंगी, रहने का, बिजली का, पानी का, सबका व्यवस्था दिया जाएगा। एक आम आदमी को, देश के जो नागरिक है, जो देश का टैक्सपेयर है, उसको सुरक्षा अभी तक नहीं मिल पाई। उसके बिजली पानी मिलने पे विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसकी गणना क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनका ये एक प्यार इनके प्रति जो है, रोहिंग्या के प्रति भारतीय जनता पार्टी वालों का। दिल्ली के पास ऐसा कोई डेटा है? दिल्ली के पास ऐसा कोई डेटा है? आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई डेटा है? उसके बाद भी नितेश जी, ये काम, नितेश जी आप समझिएगा, ये ठीक काम है, एक मिनट, आवाज आ रही है आप तक ना? आवाज आ रही है आप? काम आम आदमी पार्टी करेंगे। आपके पास आवाज पहुंच रही नितेश जी? बिल्कुल पहुंच रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि दिल्ली में कितने हैं, टोटल कितना है, और क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या किया जाना है? कोई ऐसा रोड मैप तैयार हुआ है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी जब तक केंद्र से कोई आदेश नहीं होता, कोई भी प्रदेश की राज्य इस पे काम नहीं कर सकती है। और डेटा इकट्ठा करना किसी केंद्र के नियम, केंद्र के दायरे में आता है। ये एक देश से दूसरे देखिए, देश ठीक का है, मामला हो जाता है। टेक्निकली आप ठीक हो सकते नहीं कर सकती। हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी कुछ नहीं, ये दिक्कत जो है कुछ नहीं करने वाली बात है। टेक्निकल डाटा हम मान लेते हैं कि सब कुछ होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सारी चीजों को लेकर आंकड़े जब जुटाते हैं तो एक आंकड़ा आप जुटा के उनको सौंप दीजिए। हमारे सरकार को लाइए, हम आपको डाटा देंगे। तो ये तो आपको प्रयास करने होंगे। आप पंजाब में आ गए, आप पंजाब में आ गए, मुख्यमंत्री के बनने के ख्वाब देखे, मुख्यमंत्री बन गए, अब आप पीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अगर अच्छे काम करेंगे तो जनता उस पर भी पहुंचा देगी दिल्ली, आपको उसमें क्या दिक्कत है? आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ना। अगर आपको काम, समझने वाली बात है कि चुनाव से पहले बेवफाई और चुनाव के बाद सगाई, ऐसे नहीं चलेगा। दो चेहरा नहीं चलेगा। ठीक है, आज उनके मंत्रिमंडल ने एक चीज स्पष्ट कर दिया। ठीक है। डॉक्टर बीके त्रिपाठी जी, केबी त्रिपाठी सर। अच्छा, केबी त्रिपाठी जी, नाम में गलत लिखा। केबी त्रिपाठी जी, कितना सहमत है आप आम आदमी पार्टी की बातों से? कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रविंद्र जी, आपने जो प्रश्न पूछा मैं पूरा सुन रहा था। भाजपा से जो पूछा था, आम आदमी से पूछा था, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जैसे आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये किस भूमिका में है और इन्हें क्या करना है। दरअसल इनको तो अपनी भूमिका ही पता नहीं है, इसलिए ये कहेंगे कि केंद्र सरकार को ये पता होना चाहिए और बाकी तो हमें राजनीति करनी है और सिर्फ अच्छे जी, साहब जी, मुझे बने रहना है। कोई बात नहीं, आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए। बोलने दीजिए उन्हें, उठाइए, बोलिए नहीं। नितेश जी थोड़ी तमीज। नितेश जी, आपको समय दिया, आपने बोला, अब अगर केबी त्रिपाठी जी बोलना चाह रहे हैं तो उनको बोल लेने दीजिए।
नीतीश जी थोड़ा सा सीखिए, अभी आप लोग नई पार्टी लेके आए हैं और अभी आपको ये सब जानकारियां नहीं, लेकिन सीखिए। मैं ये कहूंगा, नहीं, उनका जोश में रहना लाजमी है। पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली तो हाँ, जोश में नहीं रहना सर, तो लाजमी है। जोश में होश खो जाते हैं, लेकिन ये देश तो होश खोने से नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी एक दिक्कत है। मैं रविंद्र जी बड़े सम्मान के साथ कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से भाषण दिया उसमें वो पूरी तरह से कंफ्यूज थे। ठीक वही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है कि एक मंत्री कुछ और कह रहा है, दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। दरअसल इसके पीछे का गणित समझना है। जब आपकी नीयत खराब हो, नियत में खोट हो, जब आप चाह ही नहीं रहे कि देश का हित हो या देश के टैक्स पेयर का या देश में जो शरणार्थी हैं उनके हित की बात हो, तो ऐसी ही चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि उद्देश्य आपका स्पष्ट नहीं है। आप रोहिंग्या को मदद देना चाहते हैं या रोहिंग्या के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ठीक है केवि त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। कांग्रेस ने तो एक खाका, जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं सत्ता में, तो उन्होंने तो एक खाका तैयार किया होगा कि कितने रोहिंग्या हैं, क्या किया जाना है, एक रोड मैप तो कांग्रेस ने तैयार किया होगा। इसकी कुछ जानकारी है आपके पास? जी, उस समय की जो स्थितियां आप देखेंगे 2014 में, उस समय, उससे पहले भी जो दिल्ली में चुनाव हुए उसमें उनके तथ्यों की जांच हो रही थी। दरअसल रोहिंग्या के साथ पूरा शरणार्थी समुदाय जुड़ा हुआ है और हमें ये पता है कि हमारे दोनों तरफ जो देश हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, हमें अपनी बाउंड्री पे चौकसी बरतनी पड़ती है। इसलिए उस नाते से जो आंकड़े निकल रहे थे, इतनी सारी चीजें नहीं थी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला हो। हम उनको जीवन जीने की आवश्यक आधारभूत सुविधाएं दे रहे थे और इस पे विचार कर रहे थे कि किस तरह से देश की मुख्य धारा में ये लोग शामिल होते हैं या इनके लिए हम क्या व्यवहार आगे करें। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने वोट बैंक का मुद्दा बनाया। अगर जो रोहिंग्या का विरोध करेंगे तो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा, रोहिंग्या का आप विरोध करते रहिए। लेकिन जो रोहिंग्या आपके यहाँ 20 साल से या जिसकी दूसरी पीढ़ी चल रही है, वो तो देश के लिए बड़ा निष्ठावान है। आप उसके लिए अब ये कैसे तय करेंगे कि वो देश के प्रति निष्ठावान है? जो देश के लिए भूमिका निभा रहा है, जो देश के लिए रह रहा है, आज तक किसी गलत गतिविधि में लिप्त नहीं है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उनके वोटर आईडी कार्ड तैयार हो गए होंगे, इसका मतलब वोटर आईडी कार्ड तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। वोटर आईडी कार्ड कोई रोहिंग्या नहीं बनाता है। अगर जो आधार कार्ड भी आप ठीक नहीं बना सकते हैं तो आधार कार्ड को मनी बिल बना। मैं तो आपकी सरकार की बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा कुछ हुआ जो आपने कहा कि देश में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वोटर आईडी कार्ड तो तैयार करवाए होंगे, कांग्रेस के टाइम पे तैयार हुए क्या? नहीं, रोहिंग्या के लिए नहीं तैयार हुए, शरणार्थियों की बात कर रहा हूँ। रोहिंग्या के साथ शरणार्थियों का एक बड़ा तबका है। मैंने ये कहा सिर्फ रोहिंग्या पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप शरणार्थियों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में भी जहाँ की बात हो रही है, आप रोहिंग्या को वोट बैंक का मुद्दा बनाते हैं। रोहिंग्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब ले लेते हैं शबनम जी। वोट बैंक के लिए तो ये सारी रणनीति तैयार होती है, जब चीजें सामने आ जाती हैं, कलई खुल जाती है, तो फिर उसके बाद सफाई पेश की जाती है। क्या जवाब देना चाहेंगे? आपने दोनों को सुना। रविंद्र जी, कहीं कोई कलई नहीं खुलती है। साफ तौर पे गृह मंत्रालय के ट्विटर पर आप देखेंगे, उन्होंने साफ तौर पे इसमें तथ्यों को सामने रखा है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं उन्हें कहीं भी ईडब्ल्यूएस के मकान नहीं दिए जा रहे, कहीं फ्लैट्स में शिफ्ट नहीं किए जा रहे। उन्हें डिटेंशन सेंटर जहां वो रह रहे हैं अभी, उसी एरिया को डिटेंशन सेंटर ऐलान। शबनम पांडे जी, एक सवाल है शबनम जी कि भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, अगर वो ट्वीट कर रहे हैं तो इसे क्या गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? बड़े नेता हैं। देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है कि बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पे एक मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्यों ऐसा लिखा, इसकी जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पे अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पे पूरी तरीके से सफाई दी गई और ये भी कहा गया है कि उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के माध्यम से उनके देशों से बात की जाएगी और उनको फिर डिपोर्ट किया जाएगा। इस बात को पूरी तरीके से
बहुत सफाई के साथ, बहुत ही पारदर्शिता के साथ बताई गई है। इसमें ये जितनी भी बातें हैं इन पर कहीं भी तथ्य नहीं, इस बात को आप गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल पे देखेंगे। अब हमारे जो मंत्री जी हैं उनके ट्विटर हैंडल पे क्यों इस तरीके की बात कही गई, क्या उन बातों को वो खुद ही सामने रखेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल को हम छोटा नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इतना होने के बाद ये साफ तौर पे पता चलता है कि आज विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा लपकने के लिए इतनी तेजी से आता है, वो बीजेपी को वोट बैंक और तमाम ऐसी बातों पे कह देता है। पर एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अगर 1100 रोहिंग्या, शबनम जी एक सवाल ये भी बनता है, जानबूझकर ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं क्या? देखिए, इस बात को जानने की जरूरत है कि 1100 के लगभग शायद रोहिंग्या जो हैं शरणार्थी वो रहते हैं दिल्ली में, जैसा कि मुझे ज्ञात है। अब हो सकता है आंकड़े गलत हो, लेकिन ये लंबे समय से रह रहे हैं, शायद हमारी सरकार से पहले ही रह रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे देश में रोहिंग्या शरणार्थी हमारे देश के बॉर्डर को पार करके आ रहे हैं, शरणार्थी में थोड़ा अंतर कर लीजिए जरा। नहीं, रोहिंग्या शरणार्थी की मैं बात कर रही हूँ और किसी की नहीं, क्योंकि दोनों में अंतर कर लीजिए मैडम जरा। देखिए, रोहिंग्या शरणार्थी पे बात कर रही हूँ और इस बात को भी बताया कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो बात करेंगे दूसरे देशों से, उनके देशों से, और उनको डिपोर्ट करने की बात करेंगे जो शरणार्थी। ऐसा कोई खाका तैयार किया गया अब तक, या इस खबर के बाद खाका तैयार किया जाएगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि इसको गृह मंत्रालय ने अगर अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है तो वो खाका तैयार होने के बाद ही गृह मंत्रालय अपने ट्विटर हैंडल पे डालेगा। तो इसके खाका तैयार किया गया और संसद में भी आपने देखा अमित शाह, अगर शबनम जी खाका तैयार कर लिया गया है, उसके बाद अगर पुरी साहब का इस तरह का ट्वीट आता है तो क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है, या आपके मंत्रियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है? नहीं, देखिए, उन्होंने किस इस पर लिखा है ये पूरी साहब ही उसको क्लियर करेंगे, लेकिन अगर गृह मंत्रालय की तरफ से आता है, हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो इस बात को कहते हैं, तो हम उन बातों को पूरे वजन के साथ और पूरी सच्चाई के साथ बता सकते हैं। और क्यों पुरी जी ने इस तरह का ट्विटर हैंडल में डाला या किसने डाला, इस बारे में वो खुद सफाई दे सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय जब साफ तौर पे कह रहा है तो बात वहीं पे खत्म होती है कि नहीं, उन्हें डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा, उन्हें कोई फ्लैट्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं केबी त्रिपाठी जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। केबी त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी, मैं मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी रहती है केबी त्रिपाठी जी और नितेश जी कि हम आपको बारी बारी से मौका देंगे, बेहतर तरीके से अपना पक्ष रखिए। जी पूछिए सर। मैं ये पूछ रहा था कि शरणार्थियों में और रोहिंग्या में कोई अंतर कर रही है भारतीय जनता पार्टी या नहीं? क्योंकि शबनम जी प्रवक्ता हैं तो बेहतर तरीके से बता सकेंगी कि शरणार्थियों में किन किन को शामिल कर रही है और रोहिंग्या में किन किन को शामिल कर रही है। शबनम जी, देखिए, जो रोहिंग्या हमारे देश में आया, चाहे उनकी टाइम लिमिट कितना भी है, क्योंकि संसद में इस बात को पूरी तरीके से बताया गया था। कौन है, आप किनको रोहिंग्या कहती हैं? भाई, आप जानते हैं कि ये बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पड़ोसी देशों से हमारे देश में आए हैं, पर उन्हें कहीं भी अभी हमने, भले ही आधार कार्ड किसी माध्यम से उन्होंने बनवा लिया हो, लेकिन वो सही माध्यम से बनवाया कि नहीं बनवाया, किन सरकारों के समय में बनवाया, ये अभी रही है आपकी सरकार। अगर जो उन्होंने गलत आधार कार्ड बनवा लिया तो आपकी सरकार 8 साल से सो रही है केंद्र में बैठी, जो आधार बिल को मनी बिल बना के पास करा लेती है, कर रही है, इसीलिए उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख रही है, उस पर सारी जांच नहीं। तो आपके केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हम उन्हें डिटेंशन सेंटर से ले जा रहे हैं फ्लैट देने। अगर जो आपकी रणनीति तय है, इस बात का खंडन गृह मंत्रालय कर दिया, तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं न कहीं ऐसे तथ्यों को या ऐसे मुद्दों को ढूंढती है जिसका कोई वजूद ही ना हो। क्योंकि जब नितेश जी, पूछना चाहूंगा केबी सिंह जी, नितेश जी, कोई मौका नहीं, उस पर आप
चर्चा कर रहे हैं? शबनम जी, एक सरकार के मिनट। दो मंत्रालय, एक मंत्रालय कोई घोषणा करेगा, दूसरा मंत्रालय खंडन करेगा। ठीक। विपक्ष की तो कोई भूमिका ही नहीं बची। एक मंत्रालय कुछ कहेगा, दूसरा मंत्रालय उसका खंडन करेगा, तीसरा मंत्रालय कुछ और बताएगा। विपक्ष तो अपना घर बैठे आम आदमी पार्टी की तरह। ठीक है, शबनम जी आ रहे हैं, एक मिनट। शबनम जी, नीतीश जी का भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में नीतीश जी को भी सुन लेते हैं। नीतीश जी, साफ तौर पे ट्विटर हैंडल पे इसको शबनम जी clear आ रहे हैं किया आपके गया। पास। शबनम जी एक मिनट। नीतीश जी, ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे की भूमिका कुछ और हो, प्रस्ताव किसी ने रखा हो, फिर उसके बाद सरकार के पास गया हो और उस प्रस्ताव को पास किया गया, अचानक से बवाल कटा, आप बैकफुट पर चले गए? इस पूरे प्रक्रिया से एक चीज और स्पष्ट हो जा रही है। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। थोड़ा सा पहले मैं अपने एक बात रख दूं। जी। शबनम जी की बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम्म, मुझे एक बात तो तय लगा कि ये पूरी सरकार, कैबिनेट की पूरी सरकार, शबनम जी के कहे अनुसार अगर मैं मानूं तो मोदी जी और अमित शाह जी सिर्फ दो ही लोग चला, और जितने भी मंत्रालय हैं सब ये डमी है। सबको बस केवल एक पद पे रखा गया है। इनकी सही मायने में संवैधानिक कोई अधिकार है नहीं। इस लोकतंत्र में इनके अधिकार बिल्कुल सीमित कर दिए। तो केबी जी की बात को हम सही माने कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभा रहा है? जिसको सिर्फ दो ही व्यक्ति तय कर सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। सिर्फ दो ही लोग तय कर सकते हैं, और किसी की भूमिका ये इस प्रकरण से ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आपके विपक्षी दल होने के नाते क्या होना चाहिए रोहिंग्या शरणार्थियों अगर इस तरीके की कहीं भी, देखिए मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, किसी भी सरकार की एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इस तरीके का कोई भी बयान किसी भी मंत्रालय से आया, उसकी स्पष्टीकरण भी वो मंत्रालय देगा कि उसका सोच कैसे ठीक हो गया। ठीक। इतना बड़ा आ रहे के भी ब्लंडर, तो। अगर मैं मिस्टेक मानता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा अगर ब्लंडर मिस्टेक है, क्या इसका मतलब आपस का कोऑर्डिनेशन? ठीक है। केबी जी जल्दी से बात पूरी करिए। रविंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नीतीश जी कह रहे थे कि दो की सरकार है, ये 2+2 की सरकार है, 2 और 2। ठीक है। इसमें 2 और शामिल हैं, वो सब लोग जानते हैं। दूसरा, नीतीश जी अभी कंफ्यूज हैं कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके ही इस मुद्दे पे खेल रहे हैं। ठीक है, हम शबनम जी से जल्दी से जवाब ले लें क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है लगभग। हम 30 सेकंड ऊपर ही जाएंगे। शबनम जी, स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। मैं तो चाह रहा था, अभी तक नहीं है। कांग्रेस वाले हमारे बंधु हैं, उनसे एक दो नहीं, सवाल। वो तो उन्होंने साबित कर दिया, कंप्यूटर है आपके में। आने वाले समय में चुनौती दे। बात शबनम जी यह को है बोलने दीजिए, समय खत्म हो गया। बार-बार- नीतीश जी समय खत्म हो गया हमारे पास। शबनम जी, बहुत नीतीश गंभीर जी बात हो कही है या उन्होंने। त्रिपाठी जी हो, आपने देखा कि जब पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन गृह मंत्रालय द्वारा आ जाता है, पर ये मुद्दे को पकड़े रखते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है, गृह मंत्रालय के बचते बचाते ट्विटर हैंडल पे आ जाता है, निकलना है। और इनके पास चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान राजनीतिक रूप से अभी शिकार हो रहे हैं। अब स्पष्टीकरण तो मंत्रालय का बनता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दे दिया, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं। लेकिन ये तो राजनीति है, अगर धुआं उठेगा तो आग तो होगी वहां पर। कुछ ना कुछ तो बात है। इस तरह के बयान क्यों आते हैं, इसे समझना होगा। राजनीतिक रूप से ये सिर्फ एक सिक्का फेंका जाता है कि बड़े मुद्दों को दबा दिया जाए। कुछ और बड़े मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।